हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। देखिए, कल आपका छुट्टी था यार, मुझे भी खुद पता नहीं था। कल आपकी महाशिवरात्रि की छुट्टी हो गई थी, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हुई थी। ठीक है ना? पर कोई बात नहीं दोस्तों। और कल की जो भरपाई है वो हम आज पूरी करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कुछ सवाल बाकी हैं, इसको जल्दी से निपटाते हैं, फिर राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज शुरू करेंगे। शीट नंबर 11। ये बताइएगा जी, आपके सामने दिया हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में ए बी ए सी के बराबर है। यानी कि सवाल में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एपी से पीसी का रेशियो 3:2 है मेरे दोस्तों। तो यानी कि ये है यहां पर पॉइंट पी दिखाई दे रहा। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो वर्टेक्स बी से पास कर रहा है, साइड एसी को पी पे टच कर रहा है और साइड ए बी को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग एपी से पीसी का रेशियो 3:2 है, तो आपसे पूछा है ए क्यू से क्यू बी का रेशियो क्या होगा, बताइए। यानी कि एपी की लंबाई अगर 3 है तो यानी कि मेरे दोस्तों पीसी की लंबाई 2 है, तो एसी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। 5। तो आप मुझे बताइए, एबी की लंबाई भी 5 होनी चाहिए ना भाई। अभी चूंकि एसी और एबी बराबर बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर ये 3 और 2 5 हो रहा है तो एबी भी 5 होना चाहिए। अब बताओ, सवाल में जो पूछा वो क्या पूछा है? ए क्यू से क्यू बी का रेशियो क्या होगा। इसको आप एक इंपॉर्टेंट सवाल की तरह मान के चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मैंने आपको पहले बोल दिया, जब भी आपको सवाल में दिखाई दे सर्कल, सर्कल के बाहर ये पॉइंट ए से टेंजेंट है भी मेरे दोस्तों, और ये आपकी एक सीकेंट है, तो हम टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या होगा उसके अकॉर्डिंग? एपी का स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों ये ए क्यू गुणा ए बी, ए क्यू गुणा मेरे दोस्तों ए बी। ए बी का मतलब कितना है? पूरा 5। तो यहां से ए क्यू की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 9/5, यानी कि 1.8। तो यानी कि मेरे दोस्तों आपसे जो पूछा है ए क्यू से क्यू बी का रेशियो पूछा है, तो ए क्यू की जो लंबाई है 1.8 यूनिट आ गई, तो क्यू बी कितना आएगा बताओ। अगर ये पूरी लेंथ 5 है, ये 1.8 है, तो ये कितना बचेगा? 5 में से 1.8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3.2। तो रेशियो कितना आ गया भाई? 2 से चला जाएगा, ये 9:16। तो ए क्यू से क्यू बी का जो रेशियो होगा वो 9:16 होगा। समझ में आ गया? तो काफी बेसिक सवाल था मेरे भाई, एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है किसी को, सभी बच्चे कर पाए। प्री के पेपर में सवाल 10 बार आ रखा है। हाँ जी, ये बताओ इस क्वेश्चन को कौन करेगा? दिस इज कॉल्ड अ ट्रिकी क्वेश्चन। एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। क्या आप लोगों ने घर पे ये सब सवाल करने की कोशिश की थी कि बच्चे ने? भाई सवाल ये है कि एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, तो इस हिसाब से ये एबीसी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी जो है मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री का है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, ये एसी और ये बीसी इक्वल हैं। डी एनी पॉइंट ऑन ए बी, साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है, इस प्रकार की सीडी की लंबाई 2√5 है। साइड ए बी पर मेरे दोस्तों एक पॉइंट डी ऐसे बोला है कि सीडी की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई ये 2√5 है, 2√5। एंड बीडी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बीडी की जो लंबाई है आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है एडी की लेंथ क्या होगी, करो बताओ कौन करेगा जी इस सवाल को? ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल इस प्रकार से कि एबीसी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई, यानी कि दोनों साइड बराबर हैं है भाई, और हाइपोटेनस पे एक पॉइंट डी है कि सीडी की लंबाई 2√5 है, बीडी की लंबाई 6 है। तो आपको बतानी है एडी की लंबाई क्या होगी। ये सर मैं की बट एक क्वेश्चन नहीं बना, बहुत तगड़ा सवाल है दोस्तों। अब देखिए, इस सवाल को करने के आपके पास 2 रास्ते हैं।
भाई सबसे पहला रास्ता है कि 45 डिग्री का एंगल है, चूंकि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 45 डिग्री होगा, ये 45 से 45, तो 45 डिग्री दे रखा है। अब कोसाइन रूल लगा के मेरे प्यारे भाई आप यहां से साइड बीसी की वैल्यू निकाल लो। साइड बीसी पता लग जाएगी तो फिर हाइपोटेनस भी पता लग जाएगा, और हाइपोटेनस पता लग जाएगा तो एडी आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया इस सवाल को करने का। भाई समझ में आया कि ये एंगल 45 डिग्री का है, चूंकि ये तुम्हारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है 45-45। तो इस वाले ट्राइंगल में सीडीबी में दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड आपको निकालनी है, 45 डिग्री है, कोसाइन रूल से निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये साइड पता लग जाएगी तो हाइपोटेनस भी आ जाएगा, वहां से आप एडी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम लगेगा। दूसरा कि मेरे दोस्तों हम यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। भाई ये दोनों साइड बराबर हैं, तो यानी कि अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड ए होगी, आप बोलोगे जी सर। और मेरे दोस्तों एडी आपको निकालना है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको एक्स मान लिया कि ये एक्स है। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, क्या आपने पढ़ा नहीं है स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, भूल गए? भाई अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसकी कोई सीवन खींची जाती है इस प्रकार से, तो मेरे प्यारे भाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। ये पढ़ा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही तो हमने भर भर के पढ़ा है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहां इस वर्टेक्स से एक टाइप की सीवन खींची गई है। सीवन की लंबाई है 2√5, तो 2√5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6 इंटू एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे समझ में आ गई। 2√5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स। आप बोलोगे जी सर, ये प्रॉपर्टी याद है? आप बोलोगे हाँ जी। अब यहां से आप कहोगे सर दो इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल दो बन रहे हैं। अब आप यहां पे पाइथागोरस भी तो लगा सकते हो बच्चों, क्या नहीं लगा सकते पाइथागोरस? अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट तो क्या होगा, भाई ये साइड ए है, ये साइड ए है, हाइपोटेनस 6 प्लस एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही बात है, एक भी परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है ना। भाई पाइथागोरस भी तो लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस है 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे एक्स निकालना है यहां से दोस्तों, मुझे यहां से एक्स निकालना है, एक्स समझना है, तो ए गायब करना है। ए गायब कैसे होगा मेरे प्यारे भाई? भाई यहां 2a स्क्वायर है या ए स्क्वायर है मेरे पे दोस्तों, तो यहां हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 से गुणा करके जोड़ दो। देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 20 बराबर इधर से भी तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है भाई, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर है भाई, माइनस 12x, यहां से भी प्लस 12x कट जाएगा, कैंसल आउट, तो एक्स स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 40 माइनस 36 4, तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 आ गई। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ए ऑप्शन करेक्ट, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो है सीडी का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों, यहां पे आपने एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और एक आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा ली। एक्स का मान निकालना था तो ए गायब करना है। ए कैसे गायब होगा मेरे दोस्तों, यहां 2a स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, इसमें 2 से गुणा कर दिया मेरे दोस्तों, दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 2a स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आया जी? ठीक है भाई। और एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 40 माइनस 36, 4x के लिए 2। ये कोई भी सॉल्व कर सकता, आसान सा सवाल था, ट्रिकी क्वेश्चन है हल्का सा। ये बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 48, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 2020 की मेंस की एग्जाम में पूछा है मेरे दोस्तों। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
2020 के मेंस के पेपर में सवाल पूछा गया है। जो बच्चा इस सवाल को खुद से कर पा रहा है उसका तो कुछ फायदा है पढ़ने का, अदरवाइज सब बस ऐसा ही टाइम पास के लिए। सवाल है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। आपके सामने ऐसा बोला गया है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। यानी कि कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है भाई, पी क्यू पी आर बराबर है एस सी जे पॉइंट ऑन क्यू आर। क्यू आर पर एक पॉइंट एस है कि एंगल पी एस क्यू जो है वो 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस है। ओके, तो मेरे दोस्तों यहां पे बोला गया है कि साइड क्यू आर पर एक पॉइंट एस है, क्यू पी आर 132 बोला है। अच्छा, तो थोड़ा सा चित्र ना ऐसे बनेगा। ये है बच्चों, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। अभी आपके सामने यहां पर यस, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है भाई, पी क्यू आर। आप बोलोगे जी सर ये वाला जो एंगल है क्यू पी आर ये 132 डिग्री का, ये वाला जो एंगल 132 डिग्री का है, और ये दोनों साइड जो है बराबर हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बोला है साइड क्यू आर पर एक पॉइंट एस इस प्रकार है कि एंगल पी एस क्यू जो है पी एस क्यू वो 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस है। तो आप इसको मेरे दोस्तों यहां से मिला दीजिएगा। ठीक है ना, आप इसको यहां से मिलाइएगा मेरे प्यारे में, मिलाएंगे तो यहां पे एक पॉइंट एस है कि ये जो एंगल पी एस क्यू है, ये वाला जो एंगल है ये 96 डिग्री प्लस एंगल क्यूपीएस है। मतलब इस एंगल से एंगल क्यूपीएस है, अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल है 96 डिग्री प्लस थीटा है। आप बोलोगे हां जी सर ऐसा सवाल में कहा गया है। तो आपसे पूछा पीएसआर, एंगल पीएसआर आपको निकालना है, करो। सवाल में कुछ है ही नहीं, बोलिए। तो मेरे दोस्तों अगर ये एंगल 132 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। स्टूडेंट कैसा ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। 132 से तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा, 48 हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर दोनों बराबर बराबर है तो आधे आधे हो जाएंगे भाई, ये भी 24 डिग्री हो जाएगा, ये भी 24 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सवाल के अकॉर्डिंग एंगल पी एस क्यू जो है वो 96 डिग्री ज्यादा है किससे, एंगल क्यू पी एस से। अब बताओ किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब बताओ तीनों एंगल का सम 180 करेंगे, 24 और 96 120 हो गया। 24 96 120 हो गया, तो ये थीटा प्लस 2 थीटा कितना होना चाहिए 60, यानी कि थीटा की जो वैल्यू 30 डिग्री आएगी भाई, ये थीटा 30 डिग्री आएगा। 24 96 120 हो जाएगा, थीटा 30 30 60, 120 60 180। आपसे ये वाला एंगल पूछा है कि ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा, ये वाला एंगल पी एस आर। ये 24 है 30 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका 54 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है 54 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट है। सब बच्चों ने सवाल कर लिया, मुझे अत्यंत खुशी है। तो कोई कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, है ना, कि सारे सवाल हाय तौबा होते हैं, नहीं, आसान सवाल भी हैं। सवाल नंबर 49 बताइए, अब जल्दी से करके बताओ जी, इस वाले सवाल का क्या उत्तर है। सवाल है इन ट्राइंगल एबीसी, आपके सामने ट्राइंगल एबीसी दिया, ए बी बराबर ए सी बराबर 28 एंड बीसी 20। ए बी की लंबाई 28 है, ए सी की लंबाई 28 है, और बीसी की जो लंबाई है दोस्तों वो 20 है।
ठीक है। पॉइंट डी ई एफ आर ऑन साइड ए बी बी सी सी ए। डी ई एफ 3 पॉइंट हैं ए बी बी सी सी ए पर। व्हाट द एरिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए डी ई एफ। तो ये पूछा गया है कि इस ए डी ई एफ पैरेललोग्राम का परिमाप क्या होगा। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब कि इसमें आमने सामने की साइड पैरेलल है। भाई ये साइड इसके पैरेलल है और दोस्तों ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है। इस प्रकार से है ये चित्र। तो आपको मेरे दोस्तों ये बताना है कि इसका परिमाप क्या है। चलो करो जल्दी से। और कुछ नहीं दिया है, ये बताइएगा। हाँ जी बोलिए। क्या आपको सवाल समझ में आ गया कि सवाल क्या है? ये आपको इस पैरेललोग्राम एडीईएफ का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर की इस पैरेललोग्राम का परिमाप क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि मेरे दोस्तों ये वाली जो साइड है ये इसके समांतर है, ये वाली जो साइड है ये इसके समांतर है, ठीक है जी। ये 28 है, 28 ही बोला है ना, और ये भी 28 है, और बीसी की जो लंबाई है 20 है। चलिए देखिए समझने की कोशिश करेगा। चूंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो भाई ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होगा, कोई परेशानी नहीं है, इसमें एक भी परेशानी नहीं है। समझ में आया? अब बताओ ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, ये जो ईएफ है ये ए बी के पैरेलल है। तो यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। एल है भी अगर आपके सामने दो लाइन पैरेलल हैं इस प्रकार से, भाई ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि ये जो छोटा ट्राइंगल है ये भी आइसोसेलेस बन गया। मतलब जो लेंथ ये है सेम वही लेंथ ये भी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है भाई। मत और मेरे प्यारे में पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है। जो लेंथ ये है सेम वही लेंथ मेरे दोस्तों ये भी है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, ठीक है जी। चलो ओके। तो मेरे प्यारे भाई यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गई। तो भाई ये जो ट्राइंगल है ये भी तो आइसोसेलेस है। ये जो ट्राइंगल बीडीई है, हालांकि मैं देखते ही समझ गया हूं अब इसका आंसर 56 आने वाला है। भाई ये जो ट्राइंगल है बीडीई ये भी तो आइसोसेलेस है। कैसे आइसोसेलेस है? भाई ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा आएगा। आप बोलोगे हां जी सर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल भी छोटा वाला भी ये भी तो आइसोसेलेस हो गया। बोलो हुआ कि नहीं आइसोसेलेस? इसका मतलब जो ये वाली साइड है डिट्टो मेरे प्यारे भाई वही ये वाली साइड है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो इसकी चारों साइड का सम निकालना होगा। अब चारों साइड का सम देखो गौर से, भाई दिस प्लस दिस 28 हो गया, 28 हो गया। अरे गौर से देखा करो भाई, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ये पूरा एसी के बराबर तो हो गया 28 प्लस दिस लेंथ और प्लस दिस लेंथ, ये पूरा ए बी के बराबर ही तो हो गया 28। तो 28 प्लस 28 यानी कि 56, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सी बातें हैं मेरे दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन था। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 50 नंबर जी, ये बताइएगा 28 प्लस 28 ही दो बार आ जाएगा, है ना। वेरी गुड हिमांशु। चलिए नेक्स्ट सवाल। आज तो सारे सवालों के आंसर बता रहे हो, क्या खा के आए हो भाई?
नहीं, एरिया पेरिया की जरूरत नहीं है क्वेश्चन ना, उसके लिए साइड्स पता करनी पड़ेंगी। साइड नहीं पता होंगी पैरेललोग्राम की तब तक एरिया नहीं निकलेगा। साइड का सम पता है। वेरी वेरी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया है। बोला यह है कि दिए गए चित्र में एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपके सामने चित्र दे दिया, दरिया दिल एग्जामिनर। एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और जिसमें जो है ये एंगल डीएसी 90 डिग्री है। एबी जो है वो एसी के बराबर है, ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ ए है तो ये वाली जो लेंथ है ये भी ए है। बीडी 5 सेंटीमीटर, बीडी की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। डीसी, डीसी जो है दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। डीसी की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा एडी कितना होगा प्यारे भाई, ये एडी की लंबाई आपको निकालने, करो, कौन करेगा। एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबी और एसी बराबर है। आपको जो निकालना है एडी निकालना है, और एडी का मतलब मेरे दोस्तों ये एक्स आपको निकालना है। करिएगा जल्दी से मेरे प्यारे भाई। अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा यहां से कि कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक्चुअल में ये इसके एक सीवियन है, ये एक सीवियन है एक्स। तो इस सीवियन की लंबाई क्या होगी, तो आप कहोगे सर जी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 × 12 यानी कि 60। ये प्रॉपर्टी समझाई हुई है। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में सीवन खींचोगे यहां से तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 5 × 12 60 हो जाएगा। अब यहां पे मेरे दोस्तों एक ही इक्वेशन बन रही है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा स्टूडेंट्स कि ये जो है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। ये जो एंगल डीएसी है ये राइट एंगल बनना है कि 90 डिग्री है। तो डीएसी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। और जब ये समकोण त्रिभुज है तो आप इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हो। आप बोलोगे हां जी सर, आपको निकालना क्या, आपको एक्स का मान निकालना है। तो भाई 90 डिग्री के सामने की साइड 12 है, ये हाइपोटेनस, ये साइड है ए। तो मेरे प्यारे भाई यहां से ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया भाई। पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने की साइड 12 है, ये हाइपोटेनस है, ये लेग्स है, ये भी लेग्स है। तो अगर मैं ए का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जोड़ दीजिए। जोड़ने से फायदा क्या होगा कि मुझे ए तो गायब करना, एक्स निकालना है। जोड़ने से फायदा क्या होगा मेरे दोस्तों, यहां ए स्क्वायर लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 144 माइनस मेरे दोस्तों 60, 84। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 60, 84 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से 2x स्क्वायर 84 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 42 आ गई, 42। तो यहां से जो x का मान है प्यारे बच्चे वो √42 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर। इसके ऑप्शन गलत हैं, ठीक कर लीजिएगा, √42 कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना, √42 हो, 6.5 नहीं है, √42 आंसर है। समझ में आए तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, भाई आपको ये राइट एंगल दे रखा है, पाइथागोरस लगा दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल की सीवियन है, हम जानते ही जानते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल करिए। सवाल है आपके सामने 51 नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करो, 3 सेकंड का समय आपके पास, बनाइए।
क्यों नहीं जा रहे कुलवंत? कमेंट तो उड़ उड़ के जा रहे। बताओ, इससे आसान सवाल नहीं है कोई। एक ट्रायंगल एबीसी में एबी एसी के बराबर है और जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है 12 इंटू 2 प्लस रूट 2 है। अगर बीसी की जो लंबाई है वो एबी का रूट 2 गुना है, तो आपसे पूछा है ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यहां मैं देखते ही समझ गया, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है ए बी और ए सी, और तीसरी साइड की जो लंबाई है ए बी का रूट 2 गुना है। ए बी का रूट 2 गुना, यानी कि अगर ए बी 1 है तो ए सी भी 1 है, और बीसी जो है ए बी का रूट 2 गुना है, बीसी रूट 2 है। ए बी की जो लंबाई है, बीसी की जो लंबाई है ए बी की रूट 2 टाइम्स है। ए बी 1 है तो ए सी भी 1 होगा, बीसी क्या होगा फिर रूट 2 होगा। तो यानी कि साइड का जो रेशियो बन रहा है वो 1:1:√2 बन रहा है। समझ में आया प्यारे भाई? तो इसका मतलब है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए उसका हाइपोटीनस। हाइपोटीनस स्क्वायर बटे 4 होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है भाई। और हाइपोटीनस h है, यहां पे हाइपोटीनस क्या है, BC होगा। और किसी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस अगर h है तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है h इंटू रूट 2 प्लस 1। h इंटू रूट 2 प्लस 1 होता है मेरे प्यारे पेरीमीटर। और सवाल में इसकी वैल्यू ये दे रखी है 12 इंटू 2 प्लस रूट 2। समझ में आ गया? हाइपोटीनस अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का h है तो प्यारे भाई उसका परिमाप क्या होता है, h इंटू रूट 2 प्लस 1। मैंने समझाया डिटेल में, आप भूल भाल गए होंगे, रिवाइज कर लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों क्या दोनों तरफ से आप रूट 2 प्लस 1 नहीं काट सकते? 2 प्लस रूट 2 में से अगर रूट 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 12 रूट 2 बचेगा। 12 रूट 2, यहां से भी रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा हाइपोटीनस 12 रूट 2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर, तो एरिया क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 रूट 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, रूट 2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 2 बटे 4, यानी कि 144 बटे 4, 36 दूनी 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एरिया हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, सी। एक सेकंड में आप ये निकाल सकते थे, हाइपोटीनस जो आएगा वो 12 रूट 2 आएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा 12 रूट 2 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। बोलो, तभी को समझ में आएगा, राज को भी समझ में आएगा, रवि चलेगा, ठीक है ना। आप थोड़े इंटेलेक्चुअल हो और ज्यादा आपके पास दिमाग है तो आप ये भी सोच सकते हो कि यहां पे एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड की जो लंबाई है दूसरे का रूट 2 गुना है। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये पेरीमीटर है, 12 दूनी 24, यानी कि ट्राइंगल ये है 12 दूनी 24 का मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 रूट 2। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये है मेरे दोस्तों आपका ट्राइंगल, ये साइड ए बी ए सी है भाई, और ये है आपका हाइपोटीनस जो कि बीसी, ये हाइपोटीनस बीसी है जो आपके ए बी का रूट 2 गुना है, यही हाइपोटीनस है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर जो है बुद्धि है आप में थोड़ी। ठीक है जी, बहुत ही आसान से सवाल था, ये बताइएगा। सवाल नंबर है 52, करो बच्चों। मोनू कह रहे सर अब हम बादाम खाने लगे, मोनू मुझे भी दे दो भाई। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 125। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 125 है, इसका हाइपोटीनस बताओ। अगर एरिया दोस्तों 125 है तो हाइपोटीनस क्या होगा, हाइपोटीनस का स्क्वायर बटे 4 बराबर 125, ये हो जाएगा। यानी कि हाइपोटीनस का जो स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो मल्टीप्लाई बाई 4, 125 गुणा 4 कितना हो जाएगा 500। तो हाइपोटीनस क्या आएगा भाई, अंडर रूट लेंगे तो मेरे दोस्तों 100 का अंडर रूट तो 10 आ जाएगा, 5 का रूट 5,
तो हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो 10√5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है। समझ में आया? पवन पूछ रहे सर आपकी शर्ट कितने की है? पवन तुमको पता है मैं शर्ट खरीदता नहीं हूं, ठीक है, मैं चुरा लेता हूं। बताओ, इतने आसान सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर भी आप नहीं कर पाएंगे तो किसकी गलती है? कमेंट पढ़ रहा हूं राहुल आपका। चलिए प्यारे बच्चे, ये बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बोलो। नोएडा में 5 दिन से जॉब खोज रहा हूं, मिली नहीं, आज 6 दिन पर मिला, लेकिन पैसा कम, टाइम ज्यादा ले रहे हैं। सर प्लीज कोई काम हो तो दिला दीजिए, मैं ट्यूशन ले सकता हूं। सर प्लीज मैं पढ़ाई नहीं गिव अप करना चाहता। राहुल, नोएडा में जॉब खोजने का आइडिया आया कहां से? कौन से गांव से हो राहुल? देखिए, आपके पास सवाल है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर 16√2+16 है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना है? पेरीमीटर 16√2+16 है, यानी कि जिसमें 16 आ रहा है। 16 बहुत अच्छा नंबर है, 2 से मिलके बनने वाला। तो भैया एरिया में ये 66 कैसे? एरिया 66 हो ही नहीं सकता, 66 में 11 आता है, 76 हो ही नहीं सकता, 19 आता है। 19 कहां से टपक जाएगा? हवा से थोड़ा ना आ जाएगा 19। 58 में 29 प्राइम नंबर आते हैं। ये सब फर्जी ऑप्शन है, इनका आने का कोई तुक ही नहीं है। ये बी ऑप्शन ही आंसर हो सकता है। आशुतोष कह रहे सर 51 क्वेश्चन में 90 डिग्री कहां बोला है? बेटा बोला नहीं आशुतोष, साइड का रेशियो बोला है 1:1:2। अगर किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो 1:1:2 है तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 45-45 90 डिग्री, 45-45 90 डिग्री। वो बोलने की जरूरत नहीं है। अरे समझ में आया प्यारे स्टूडेंट, अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइपोटेनस h है भाई, तो उसका पेरीमीटर हो जाता है h√2+1, और इसकी वैल्यू सवाल में 16√2+16 दे रखी है, यानी कि हाइपोटेनस 16 आ गया। हाइपोटेनस 16 है, एरिया आ जाएगा 16² 4, यानी कि 64। 64 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना? आगे चलेंगे, अगला सवाल। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, रोहित कह रहे कहां से चुराते हो, हमें ही बताओ ट्रिक। बेटा रोहित तुम मत चुराना, किसी ने पकड़ ले तो मारते बहुत हैं वो। ये करिए अगला सवाल। सचिन कह रहे सर अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। सचिन लेकिन हम तो खाई ठोकर रहे हैं। रोज ठोकर ही तो खाते हैं भाई। सी ऑप्शन, जिसने कलम उठा दिया उसकी कलम तोड़ दूंगा मैं, बताइए, इतना आसान सवाल है। अच्छा अंतिमा, आप जानते हैं यदि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर 15√2+1 है तो ट्राइंगल का एरिया, हाइपोटेनस डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यही हाइपोटेनस है। h×√2+1 होता है मेरे दोस्तों, h×√2+1 पेरीमीटर, यही 15 ही हाइपोटेनस है। एरिया का आएगा 15² 15 का स्क्वायर बटे 4, 225/4 हो जाएगा एरिया, है ना। दशमलव में जाएगा 56.25। ठीक है भाई, 56.25 एक सेकंड में
ये प्री के पेपर का आया हुआ सवाल है 2020 का एग्जैक्ट। ठीक है ना, अब तो नहीं छूटेगा ऐसा सवाल पेपर में, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, रास्ता नहीं है ना तुम्हारे पास, ये बताइएगा। अगला सवाल कर दो जल्दी से स्टूडेंट, क्या आंसर है? जल्दी करो। युवराज कहने सर बादाम के पैसे नहीं है, दिमाग कैसे तेज होगा मेरा? युवराज बादाम देखकर जिसके पास है नहीं वो बादाम देख लो भाई, तेज हो जाएगा। अच्छा कुलवंत, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे बच्चे खुद से कर पा रहे हैं इस सवाल को। कैसे किया? एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। यदि डी ए बी पर कोई बिंदु है तो आपसे पूछा है एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर क्या होगा। देखिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यह नजर नहीं आ रहा कि जैसे आपके सामने एक मेरे प्यारे भाई एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एंगल सी पर 90 डिग्री का है, सी पर 90 डिग्री का, इस प्रकार से एबीसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। अब AB पर कोई पॉइंट D है, हाइपोटीनस AB पर कोई बिंदु D है, तो आपसे पूछा है बताओ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या होगा। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? सवाल में ये तो बताया ही नहीं गया कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड क्या है, हाइपोटीनस क्या है, पॉइंट D की पोजीशन कहां है। पॉइंट D AB पर कहीं भी आप ले सकते हो क्योंकि कुछ भी बताया नहीं गया है। आप अपनी मर्जी से पॉइंट डी को हाइपोटीनस ए बी पर कहीं भी ले सकते, शिफ्टिंग से करेंगे, ठीक है ना। तो भाई सबसे आसान क्या होगा कि पॉइंट डी को आपने यहां मान लिया ए पर ही। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ही मान लिया मैंने, तो आपसे क्या पूछा एडी, ईडी तो 0 हो गया, प्लस मेरे प्यारे भाई क्या हो गया बीडी, बीडी की लंबाई अब आपको निकालनी है मेरे दोस्तों बीडी, तो बीडी तो हाइपोटीनस है, आंसर जो बताना है वो सीडी की टर्म में बताना है। तो मेरे प्यारे भाई ये है बीडी, बीडी क्या होगा सीडी का, बीडी जो है सीडी का √2 गुना होगा, √2 टाइम्स सीडी ना, √2 सीडी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आंसर है 2 CD स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटीनियस जो होता है वो लेग्स का √2 टाइम्स होता है, जो बीडी है वो सीडी का √2 टाइम्स हो जाएगा। तो एक आसान से सवाल था। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 56 नंबर। अभी सवाल जो है मेरे दोस्तों ये 2014 के मीन्स में आया था, एंड दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ डी मिड पॉइंट ले लो, आप बिल्कुल डी को मिड पॉइंट भी ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। डी को मध्य बिंदु भी ले सकते हो, वहां से भी आंसर आएगा। देखिएगा भाई
ये सवाल आपको करने तो हैं ही, या अगर मैं इनको छोड़वा भी देता हूं, नहीं करवाता, तो भी आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और सेल्फ प्रैक्टिस पे मुझे आप बिल्कुल नहीं करने वाले, बिल्कुल भरोसा नहीं है आप पे। एक भी बालक आप में से इतना मजबूत हो अंदर से कि खुद से ये सवाल करे। कठिन सवाल भी है तो आप पढ़ लो चुपचाप, बिना बकर बकर करे। हाँ, डी को मिड पॉइंट भी ले सकते, सरकम सेंटर भी ले सकते, मैं मना नहीं कर रहा, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ये बताओ अगला सवाल, D and E are 2 points on side AC and BC respectively of triangle ABC such that DE 18, CE 5 and angle DEC 90 degree. If tangent of angle ABC 3.6 then AC ratio CD क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने करिएगा, देखिएगा दोस्त। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बुद्धि का इस्तेमाल करो यार, थोड़ा पढ़ा करो, है ना। आप इतनी जल्दी चीजों से परेशान हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है आप लोगों का, एक पैसे का भी जो मन हो। आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है दोस्तों ए बी सी, बोला है। इसकी साइड एसी और बीसी पर 2 पॉइंट हैं डी और ई, साइड एसी और बीसी पर 2 पॉइंट है डी और ई, ठीक है भाई। डीई की जो लंबाई है 18 है, सी की लंबाई 5 है, तो ऐसे मान लिया कि भाई यहां पर एक पॉइंट है आपका ई और साइड एसी पर एक पॉइंट है मेरे दोस्तों यहां पर डी, ठीक है। और एंगल डीईसी 90 डिग्री बोला है, तो ये वाला जो एंगल है डीईसी 90 डिग्री का है, ये वाला जो है एंगल डीईसी ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। सवाल को ढंग से पढ़ो कि साइड एसी पर एक पॉइंट डी है, साइड बीसी पर एक पॉइंट ई है, डी की जो लंबाई है वो 18 है, सी की जो लंबाई है वो 5 है। टेंजेंट ऑफ एंगल एबीसी, एंगल एबीसी का जो टेंजेंट है वो 3.6 है। तो आपसे पूछा है एसी से सीडी का रेशियो क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, करो। ये जो एंगल है, एंगल बी का जो टेंजेंट है मेरे दोस्तों यहां पे कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है, 3.6 है भाई। ये एंगल डीईसी 90 है, डी 18, ईसी 5 है, तो 18 5 को देख के क्या आपके दिमाग में घंटी नहीं बज रही। अगर आप यहां से इस एंगल सी का टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ सी निकालेंगे, कितना आएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है डीईसी। इस एंगल का टेंजेंट निकालेंगे तो एंगल सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, ये 18/5, ये भी 3.6 आएगा। मतलब एग्जामिनर को सीधा सीधा कहने में मुंह फूट रहा है, उसने आपको जो है घुमा फिरा के बोला है। एंगल बी का टेंजेंट भी 3.6 है, एंगल सी का टेंजेंट भी 3.6 है, यानी कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो आपस में बराबर हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये एंगल बी और ये एंगल सी आपस में बराबर हैं, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ये दोनों साइड भी बराबर हैं, जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ ए सी की है। समझ में आया? बोलो। एंगल बी का टेंजेंट 3.6 है, यहां 18/5 की शकल देखकर आपके दिमाग कुछ घंटी जी बजी। यहां भी जब आपने टेंजेंट सी निकाला 18/5, ये भी 3.6 आया, यानी कि बी और सी एंगल बराबर हैं। ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अरे समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन सवाल में जो आपको निकालना है वो निकालना है मेरे दोस्तों एसी से सीडी का रेशियो, एसी से सीडी का रेशियो आपको निकालना है। और आंसर जो बताना है आपको वो बीसी और सीई की टर्म में बताना है। बीसी और सीई कहां है? बेस पे। करो, कैसे करेंगे? देखिए मेरे दोस्तों, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आप यहां वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, तो ये मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा। ये जो होगा एम, ये जो है साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि जो लेंथ होगी एमसी ये बीसी का आधा होगी, BC/2 होगी।
ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है? किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा बेस को आधा, बीएम और एमसी बराबर बराबर होगा, जो एमसी होगी ये बीसी का आधा होगी। एक्चुअली मुझे देखते ही पता चल गया था कि मुझे यहां एसी से सीडी का रेशियो निकालना है। तो एसी से सीडी का जो रेशियो आएगा वो क्या है मेरे प्यारे भाई? सिमिलरिटी है, समरूपता लगेगी। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, छोटा बड़ा ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया। राइट एंगल एएमसी, राइट एंगल डीसी दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आपसे पूछा है एसी से सीडी का रेशियो, ये लेंथ एसी है, ये सीडी है। एसी से सीडी का रेशियो पूछा है तो भैया ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा बीसी बाई 2 है, ये ईसी है। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां भी करस्पॉन्डिंग लेंथ बीसी बाई 2 है और ये जो है एसी है, तो कितना आ जाएगा? बीसी अपॉन 2CE, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अभी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये तो बीसी बाई 2 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये सीई है, तो बीसी अपॉन 2CE ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। एसी से सीडी का रेशियो बताना, पहले बड़ा ट्राइंगल है फिर छोटा ट्राइंगल है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग बीसी बाई 2, छोटे ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग ईसी, तो बीसी रेशियो 2CE आएगा आंसर। बी आंसर नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है। अरे समझ में आया भाई, एग्जैक्ट पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये सब तुम्हारे लिए अमृत की तरह है, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जो बच्चा नौकरी की तैयारी करने वाला जो है इसका अपमान करेगा इन सवालों का, उसका कभी भला नहीं हो सकता। जब तक आप प्रीवियस ईयर के बढ़िया सवाल प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका दिमाग डेवलप हो ही नहीं सकता। आप केवल प्री क्लियर कर सकते हो, मेंस की कट ऑफ नहीं निकाल सकते। लाखों बच्चे आ रहे बेटा, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्री दे रहे हैं, हर बार 3-3 4-4 साल से प्री निकल रहा है, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं हो रहा, क्योंकि उनको केवल इतना आता है कि प्री निकल जाए, उतना नहीं आता कि फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि उनके अंदर सुगबुगाहट बहुत है। मेहनत करनी पड़ेगी। अगला सवाल करो। बहुत है तने। जल्दी से बताइए, सवाल नंबर 57। 2 क्वेश्चन और हैं। 57 नया क्वेश्चन है, 58 भी प्रीवियस ईयर है। बताइएगा, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एबीसी एक आपके सामने समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें एबी एसी के बराबर, ये जो एबी है ये एसी के बराबर है। 2 सर्कल हैं, रेडियस 1 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के, जो इसके अंदर इंस्क्राइब किए गए हैं। तो आपसे इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया पूछा है। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, इससे बेहतरीन सवाल की उम्मीद मत करो बिल्कुल भी। आइसोसेलेस ट्राइंगल का इससे ज्यादा, अगर ये सवाल इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता ना तो सारी दुनिया ओढ़ के बता देती। ये अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर बना है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है दोस्तों जिसमें यह बोला गया है कि साइड ए बी और साइड ए सी जो हैं वो इक्वल हैं, और इसके अंदर 2 सर्कल बनाए गए। दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जो दोनों सर्कल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इन दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो 1 और 2 है। भाई इसकी रेडियस 1 है भाई, तो इसकी जो रेडियस है मेरे दोस्तों ये कितनी है? 2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया जी इसका। जब भी किसी एंगल के अंदर सर्कल बनाए जाते तो उन दोनों सर्कल के सेंटर्स और एक टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर होगी। इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 2 है, तो इनके सेंटर्स और एक टचिंग पॉइंट सीधी रेखा में होंगे। भाई इसको यहां पे मिलाएंगे इस प्रकार से, तो बिल्कुल यहां पे जाके मिलेगा पॉइंट डी 90 डिग्री पर। अरे आधा आधा जैसा इधर है पिक्चराइजेशन वैसा इधर है, कोई भेदभाव नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो निकालनी होगी इसकी हाइट और इसकी साइड। अब बताओ जी कैसे होगा इसका?
मुझे बात पता है मेरे दोस्तों कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो रेडियस का सम होती है 3। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी होती है रेडियस का सम। दो सर्कल टच कर रहे हैं, केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? रेडियस का सम। 1 + 2 3। ये क्या है मेरे दोस्तों? इस बड़े सर्कल की रेडियस है 2, इस बड़े सर्कल की रेडियस है 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। तो कोई मुझे बताएगा ये लेंथ कितनी बची? भाई राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, सिमिलरिटी। क्या आपको राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही? अरे भाई कुछ तो बोला करो प्लीज, कुछ तो बोला करो। है भाई, आप कहोगे हां जी सर यहां करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, तो ये भी 1:2 आएगा, तो ये 3 है, ये भी 3 आ जाएगा। ये लेंथ भी 3 आ गई कि नहीं? हां जी। अरे भाई राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है तो आपको क्या सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही यहां पे? ठीक है दोस्तों, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं इस सवाल को करने के। आप बोलोगे हां जी सर दिखाई तो दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 1:2 है, तो ये रेशियो भी 1:2 होगा, यानी कि कितना बचेगा? 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा। ये 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा यहां से यहां तक का, तो ये भी एक पार्ट बचेगा। 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरिटी का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। ये भी 3 सेंटीमीटर आएगा बाई सिमिलरिटी से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई, सही है। आप बोलोगे हां जी सर, कोई भी परेशानी नहीं। मेरे दोस्तों अगर मुझे डीसी पता लग जाए, अगर मुझे डीसी पता लग जाए तो एरिया आ जाएगा। डीसी पता लग जाए तो एरिया आ जाएगा। ये डीसी पता लग जाए तो एरिया आ जाएगा। ये एंगल थीटा है मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल थीटा है। ये मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया है भाई। तो मेरे दोस्तों जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें थीटा के सामने की साइड 1 है, 90 डिग्री के सामने 3 है, तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 1/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आ गया। बस कुछ तो बोला करो। ये जो छोटा वाला राइट एंगल है, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। इस थीटा के सामने ये 1 है, 90 डिग्री के सामने 3 है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। एक्चुअली हमारी जिंदगी का मकसद ये डीसी निकालना है, क्योंकि बीडी और डीसी सेम है। हाइट तो मुझे पता चल गई। अब ये बड़ा वाला जो राइट एंगल है, बड़े वाले राइट एंगल एडीसी को अगर ध्यान से देखेंगे, बड़े वाले राइट एंगल एडीसी को, ये छोटा राइट एंगल बड़ा राइट एंगल सिमिलर है। सिमिलरिटी लगा रहे हैं एक तरीके से, पर ट्रिग्नोमेट्री में दिखाऊंगा, ज्यादा आसान लगेगा। साइन थीटा क्या है भाई? ये 1 है, 90 डिग्री के सामने 3 है, 1/3। बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी में थीटा, थीटा के सामने मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर है भाई, और ये क्या है? बेस, यानी कि मुझे टेन थीटा चाहिए। अगर साइन थीटा 1/3 है तो आप मुझे यहां से टेन थीटा की लंबाई बताओ। टेन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा 1/3 है तो टेन थीटा आएगा 1/2√2, 1/2√2 आएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो बेस क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। 9 - 1 8, √9 - 1 8 कर सकते हो, इतना सो बुद्धि होगी। बड़े वाले राइट एंगल को गौर से देखेंगे एडीसी को, इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड डीसी परपेंडिकुलर है, हां जी। और ये बेस और ये कितना है मेरे दोस्तों? बेस है 8। 3 और 3 6 और 2 8, तो डीसी की जो लेंथ आ गई 8/2√2, यानी कि 2√2 सेंटीमीटर आ गई। 1 सेकंड में आप ये निकाल सकते थे। आप ये सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। ये 2√2 सेंटीमीटर आ गया। ये छोटे बड़े ट्राइंगल को, इस छोटे राइट एंगल को बड़े राइट एंगल को सिमिलर से भी कर सकते हो आप, सिमिलरिटी से भी, ठीक है ना। तो डीसी की लंबाई 2√2 आ गई। पूछा एरिया, एरिया क्या आ गया? 16√2 आंसर है भाई। ये कितना है? 2√2। हाइट कितनी है? 8, तो एरिया क्या आ जाएगा ट्राइंगल का? 2√2 × 8, यानी कि 16√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या करना होता है? एरिया निकालने के लिए बेस का आधा पता हो और हाइट पता हो, इन दोनों की गुणा कर देंगे, एरिया आ जाएगा। मुझे पता है कि ये 1 दिया, ये 2 दिया है, तो ये 3 होगा सेंटर के बीच की दूरी। ये सर्कल की रेडियस है 2, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, सिमिलर है, तो ये मेरे दोस्तों ये 3 आ जाएगा सिमिलरिटी से। जिसको सिमिलरिटी नहीं आती वो छोड़ भाड़ में जाओ, ठीक है भाई। तो यानी कि ट्रायंगल की हाइट आ गई 8। अब हमारी जिंदगी का मकसद है डीसी निकालना। डीसी कैसे निकलेगा? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो छोटा आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है। छोटा राइट एंगल बड़ा राइट एंगल सिमिलर है। या तो सिमिलरिटी लगा लो या ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, क्योंकि राइट एंगल है, इच्छा आपकी है। मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। थीटा के सामने 1 है, 90 के सामने 3 है, साइन थीटा 1/3 आ गया। बड़े वाले राइट एंगल एडीसी में डीसी निकालना। इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये 8 है, तो ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिश्ता दिखाता है? 10, इसलिए 10 चाहिए था हमें। इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड डीसी परपेंडिकुलर है और ये 8 हाइट आपकी जो है बेस है। तो tan थीटा निकालिए 1/2√2, कितना आ जाएगा? डीसी बाई 8। यहां से डीसी की वैल्यू 2√2 आ गई। ये 2√2 गुणा 8, 16√2 आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्दा सवाल। लास्ट करेंगे मेरे दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन करिएगा। 2015 के मींस का सवाल है, बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहे हैं सर न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें? क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन नहीं करने हैं तुमको, अभी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हजारों सोर्स अवेलेबल है, जहां से इच्छा करे वहां से कर लीजिए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो। मैंने इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है भाई, मैंने पिछले 5 सालों के हर एग्जाम के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल पे। वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उनको सॉल्व कर लो। आपके पास कोई किताब है तो वो भी कर दीजिए, लेकिन पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर, चाहे वो सीएचएसएल के हों, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो सीपीओ के हों, चाहे वो सीडीएस के हों, चाहे वो मेंस के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो किसी पुलिस के पेपर हों, आपके लिए हर एक एग्जाम के महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीजीएल की तैयारी करो तो केवल सीजीएल के प्रीवियस ईयर लगाओगे, नहीं। बालक वही मार्केट में बैठा जो सीएचएसएल का भी लगाता है, सीपीओ का भी लगाता है, वो आपको सब करना होगा। आप ऐसा नहीं कि आप सीपीओ की तैयारी करो तो आप एमटीएस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, करने पड़ेंगे। केवल इन शीट के सहारे नहीं बैठना है, सीट को समाप्त करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। आप लेक्चर करवाता हूं मैं, आपने लेक्चर पढ़ा, घर पे जाके 15-20 मिनट रिवाइज कर लिया, 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाता है। इससे ज्यादा समय नहीं लगता एक एवरेज बच्चे को भी, ज्यादा हद से 20 मिनट रिवाइज हो जाता है पूरा, शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है जी। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर लिए, बात खत्म। ऐसे ही सिलेबस आगे बढ़ता है, ऐसी तैयारी होती है, करो। आपको टाइम पास करना है, साल भर निकल जाएगा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि करना क्या है। सीरियस ही नहीं है। D is a point on side BC of triangle ABC such that AD is perpendicular to BC. Okay. E is a point on AD for which AE से ED का रेशियो 5:1. एंगल BAD 30 डिग्री. टेंजेंट ऑफ एंगल ACB 6 ऑफ टेंजेंट एंगल DBE. तो आपसे पूछा एंगल ACB क्या होगा? देखिए आसान सा सवाल लग रहा है ना, बस कॉम्प्लिकेटेड बोला गया है। आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल है ABC, ये हमने ट्राइंगल ABC बना दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। साइड BC पर एक पॉइंट D है कि AD BC पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों AD, ये आपकी BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक, कोई परेशानी नहीं। E इज ए पॉइंट ऑन AD, AD पर कोई पॉइंट E है
कि ए से ईडी का रेशियो 5:1 है, ए से ईडी का रेशियो 5:1 है, यानी कि ए की लंबाई 5 है तो ईडी की लंबाई 1 है। ठीक है ना, साइड एडी पर एक पॉइंट ये है कि ए से ईडी का रेशियो 5:1 है। एंगल बीएडी 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंट ऑफ एंगल एसीबी, एंगल एसीबी का जो टेंजेंट है वो एंगल है भी 6 टाइम्स है टेंजेंट ऑफ एंगल डीबीई। तो आपने डीबीई को मिला दिया मेरे दोस्तों, ये डीबीई को। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है टेंजेंट ऑफ एंगल एसीबी। एसीबी का मतलब टेंजेंट सी जो है वो 6 टाइम है किसका, टेंजेंट ऑफ एंगल डीबीई, एंगल डीबीई के टेंजेंट का। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपसे जो पूछा है वो एसीबी पूछा है, करने की कोशिश करेंगे प्यार से। ये बताओ टेंजेंट, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। इस एंगल का टेंजेंट क्या होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है 5 और 1 6, और बेस क्या है डीसी बराबर 6 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ डीबीई। इस एंगल का टेंजेंट क्या होगा, इस एंगल का, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और बेस क्या है बीडी। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से देखेंगे 6 से 6 कट जाएगा तो डीसी बीडी बराबर आ गया, ये डीसी और बीडी बराबर आ गया। इसका मतलब कैसा ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अगर किसी ट्राइंगल में भाई डीसी और ये बीडी बराबर आ गया, ये एक ट्राइंगल है, आपने एल्टीट्यूड खींचा है, तो एल्टीट्यूड के साथ साथ ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन मीडियन भी है, डीसी और डीबी बराबर है, ये लाइन माध्यिका भी है और एल्टीट्यूड भी है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया स्टूडेंट। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90 है, 30 है, तो ये पूरा कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। भाई ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री का हो गया। इसका मतलब आपसे एंगल एसीबी पूछा है, 60 डिग्री आ जाएगा, यही आंसर है। तो आइसोसेलेस के साथ साथ अब इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बन गया, तीनों एंगल 60-60 हो गए, तो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बन गया। 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में टेंजेंट, टेन कैसे निकालते। टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। समझ में आया, हाँ जी, खत्म। बोलो, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? ठीक है, आप एक बार रिवाइज करके देखोगे, रिपीट करके सब समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये ज्योमेट्री की 10वीं शीट थी जिसमें मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल दोनों समाप्त करवा दिए। अब ज्योमेट्री की शीट नंबर 11, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी वाले भाई क्या लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज। हाँ जी बोलिए, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। सब देखिए, मैंने आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दोनों पढ़ाए, लेकिन इनसे इतने ज्यादा सवाल नहीं आते। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं पेपर में ज्योमेट्री से, सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो आते हैं सर्कल से, और सर्कल के बाद राइट एंगल ट्राइंगल से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी मेंस के पेपर में 3-4 सवाल सर्कल से रहेंगे, 4 सवाल, और 1-2 सवाल राइट एंगल से रहेंगे। 5 सवाल बन जाते हैं इन दोनों टॉपिक से ही। ठीक है भाई, चलिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मेंस का जब आप पर एक पेपर उठाओगे तो 4 सवाल आपको सर्कल से मिलेंगे और 1 से 2 सवाल मिनिमम राइट एंगल ट्राइंगल से मिलेंगे, 5 सवाल कम से कम।
जबकि आप अर्थमेटिक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी, उससे कुल मिला के 3 या 4 सवाल आते हैं। ज्योमेट्री का सर्कल और राइट एंगल ट्राइंगल आपके टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ज्यादा वेटेज रखता है, ये आप ध्यान में रख के पढ़िए इन दोनों टॉपिक्स को। ये केवल ज्योमेट्री नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं अलग अपने आप में, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के देखिए कि या तो प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में आपको इससे 2-3 सवाल जरूर दिखाई देंगे मिला के, और 2-3 सवाल की अहमियत बहुत ज्यादा है एक शीट से। चलिए, हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल को मेरे दोस्तों हम बीच में पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताता रहा हूं, लेकिन अब मैं सारी चीजें एक बार फिर से कंपाइल कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल मेरे प्यारे स्टूडेंट जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक ऐसा ट्राइंगल मेरे दोस्तों जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, है ना, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे खास बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये सभी बच्चों को पता है। यहां पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों यहां पे हाइपोटीनस है AC का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दिखाई दे रहा है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का दोस्तों जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट। लेग्स क्या होता है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड को लेग्स कहते हैं। 1/2 AB गुणा BC राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। ये सबसे बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सही है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। चलो, ये जो 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर, वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है मेरे दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है, लंब केंद्र, ठीक है ना। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, चलेगा दोस्तों। इसके बाद पहले मैं रिवाइज कराऊंगा। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर, वो हाइपोटीनस का मध्य बिंदु होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र जो है वो हाइपोटीनस का मध्य बिंदु होता है, यानी कि ये AO और ये CO इक्वल हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हर राइट एंगल ट्राइंगल मेरे दोस्तों एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है मेरे दोस्तों एक सर्कल के अंदर आते हैं। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो। तो यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल भी एक सर्कल के अंदर होना चाहिए बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो यानी कि ये जो होगा मेरे दोस्तों सेमी सर्कल हो जाएगा, अर्धवृत्त। तो हर राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त के अंदर इंस्क्राइब होता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल जो है 1/2 AB गुणा BC आएगा, सॉरी। राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल, अर्धवृत्त के अंदर इंस्क्राइब होता है, ठीक है ना। कि सेमी सर्कल में बना एंगल ही हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी कि मेरे दोस्तों जो AC है ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस है, लेकिन ये आपके सर्कल का, राइट एंगल ट्राइंगल के सरकम सर्कल का डायमीटर भी है। और मेरे दोस्तों डायमीटर है तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट है ये क्या हो गया, इसका सरकम सेंटर हो गया। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है मेरे दोस्तों। तो यानी कि आप O से B को मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई। तो ये जो मेरे प्यारे भाई BO है, ये है आपकी सरकम रेडियस,
सरकम रेडियस। ठीक है ना, आप बोलोगे हां जी सर, एओ, सीओ और बीओ ये तीनों बराबर हैं मेरे दोस्तों, सरकम रेडियस के बराबर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है उसके हाइपोटीनस एसी का आधा होती है, हाइपोटीनस एसी का आधा। ठीक है, आयुष कह रहे हैं सर ऑर्थो सेंटर के बारे में बताए। आरुष कितनी बार बताऊं बेटा, 100 बार भी बताऊंगा फिर भी आप कहोगे सर एक बार और बताओ। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को मिलते हैं। ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। ठीक है ना, साइड बीसी के ऊपर हाइट है एबी, एबी के ऊपर हाइट है बीसी, तो दोनों हाइट एक दूसरे को यहां पे आके मिली है, इसलिए ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है ना दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर, समझेगा मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों ये सरकम रेडियस है कैपिटल आर, ये हाइपोटीनस एसी का आधा होती है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, यही राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। समझ में आया प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस 18 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस 18 सेंटीमीटर है, उसके ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या है? तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के जो बीच की दूरी है एक्चुअल में वही राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है, जो हाइपोटीनस का आधा होगी, 18 का आधा। ठीक है भाई, यानी कि 9 सेंटीमीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यह भी पता चलेगा कि ये जो बीओ है ये क्या है, ये हाइपोटीनस की माध्यिका ही तो है। हाइपोटीनस एसी का मिड पॉइंट है ओ, तो मिड पॉइंट से वर्टेक्स बी को मिलाया गया, तो ये जो लाइन बीओ ये क्या है, ये हाइपोटीनस की माध्यिका भी है, ये हाइपोटीनस की मीडियन है, हाइपोटीनस की माध्यिका है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बताइए उसके हाइपोटीनस की माध्यिका की लंबाई क्या होगी? जो सरकम रेडियस है वही हाइपोटीनस की माध्यिका भी होती है, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती है, तो तीनों साइड की 3 माध्यिकाएं होंगी भाई, 3 साइड की 3 माध्यिकाएं होंगी। आप बोलोगे हां सर। इन 3 माध्यिकाओं में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटीनस है, हाइपोटीनस पे जो माध्यिका है, जो मीडियन है, वो सबसे छोटी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों मीडियन में सबसे छोटी मीडियन ये होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका यह होती है शॉर्टेस्ट मीडियन। सर आए एक सरकारी अफसर ने हमारी जमीन दूसरे को दे दी, अब उस जमीन के 2 मालिक हैं, हम और हमारा विपक्ष। पद पाने पर पद का दुरुपयोग क्यों करते हैं अधिकारी? बस गरीब और कमजोर का हमेशा कोई मेरे पे परिवार पे 2 दिन से खाना नहीं बन रहा है। मणिकांत। मणिका चिंता मत करो भाई, अधिकारी बनने के बाद जो आप दूसरों के साथ करोगे वही हो रहा है, ठीक है। देश को नुकसान पहुंचाने में लोग नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो जिम्मेदार सरकारी अफसर हैं, आप हैं। कुछ समय के बाद 5-7 साल आप भी सरकारी सिस्टम में रहेंगे तो आपके अंदर दया भावना है ना, आदर सम्मान की, देशभक्ति सब गायब हो जाएगी, और आप भी जो है, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता, वो निकल के उभरेंगे। चलेगा, ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहिए। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ या ना, कुछ तो बताओ।
ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, इसमें किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो भाई। अमित कह रहे हैं बेसिक बताओ सर। अमित बेसिक ही तो है, और कौन सा बेसिक चाहिए आपको? और बेसिक चाहिए तो आप सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड ये दोबारा पढ़ो भाई, ठीक है ना। फिर से बताता हूं, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री पे होता है। हर एक ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है, तो ये भी सर्कल के अंदर आएगा। लेकिन खास बात यह है कि ये एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का जो एंगल है मेरे दोस्तों, वो सेमी सर्कल में बनता है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है, अर्धवृत्त होगा। ये जो एबीसी है, क्या ये अर्धवृत्त है अभी। और एसी क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर का जो मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों, इस सर्कल का सेंटर होगा, सरकम सेंटर। और ये जो सरकम सेंटर है वो तीनों वर्टेक्स ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। ये जो लेंथ बीओ है, ये सरकम रेडियस है हाइपोटेनस का आधा। ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी है। ये हाइपोटेनस की माध्यिका भी है मेरे दोस्तों बीओ, और ये ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी भी है। ठीक है भाई, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जैसे आप लोगों ने इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड पढ़ लिया सभी बच्चों ने, ये सारी बातें मैंने आपको वहां बताई है। एक भी बालक ऐसा है जिन्होंने जाके इनका रिवीजन कराओ कि हम आधे घंटा 1 घंटा बैठ के इसको देख लेते हैं? एक भी स्टूडेंट ऐसा है? शॉर्टेस्ट मीडियन बताइए सर। दुर्गा, मैं ये कहना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, 3 साइड की 3 माध्यिकाएं होंगी। उन 3 माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका ये होती है जो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वाली जो माध्यिका होती है वो सबसे छोटी होती है। समझ में आया? कोई तकलीफ इसमें? ये मतलब है दुर्गा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये तो रिवीजन चल रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ी भुजा पे माध्यिका सबसे छोटी होगी, एल्टीट्यूड भी सबसे छोटी होगी, ठीक है दोस्तों। तो तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका ये होती है बीओ। ये मतलब है इस बात का। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ना अब मुझे एक बात बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये है आपका मीडियन। मीडियन है तो सेंट्रोइड भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर सेंट्रोइड इसी लाइन पे होगा। अभी ये जी क्या है मेरे दोस्तों? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इसी लाइन पे होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया एच जी ओ एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर हमेशा एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है भाई। और सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ बीजी क्या होगा? तो बीजी जो होगा, ये बीओ क्या है? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस का 2/3 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये मेरे दोस्तों एसी जो है वे हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस को मैं एच से डिनोट कर देता हूं, एच से। सरकम रेडियस क्या होती है? सरकम रेडियस होती है हाइपोटेनस का आधा। सरकम रेडियस क्या है? हाइपोटेनस का आधा। h/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, h/3। तो बीजी की जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई वो h/3 होगी। इसी तरीके से जियो क्या होगा मेरे दोस्तों? जियो, तो आपका जवाब होगा सर ये सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस का 1/3। ये 2:1 है, पूरा 3 है, 3 में से 2/3 ये है, 1/3 ये है। और सरकम रेडियस है हाइपोटेनस का आधा, यानी कि h/6। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? h/3 और h/6।
बोलो। ठीक है भाई, चलो पहले इस पे बेस सवाल करवाता हूं, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। एक सेकंड होल्ड करेंगे सब लोग। इस समझ में आ गया ना? पेपर में सवाल ही आएगा किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, जैसे हाइपोटेनस है 25, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस 25 है, बताओ उसके सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या है। हाइपोटेनस 25 है, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछा है, क्या बता दोगे? हाइपोटेनस बटे 6 यानी कि 25 बटे 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इतना सा सवाल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा है। एक एक चीज जो बोर्ड पे लिखी हुई है आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, मैं आपको 5वीं 6ठी बार बता रहा हूं सारी बातें। होल्ड करेंगे एक सेकंड। जी बताइए, सवाल नंबर 1, ये आपकी 11वीं शीट में इसे अपलोड करवा दूंगा। इस शीट में 102 सवाल हैं। मैंने पहले बोल दिया कि बड़ा है, 102 क्वेश्चन है। हर एक टाइप का सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा, प्री लेवल से लेके मैक्सिमम। प्रीवियस ईयर का एक भी ऐसा अच्छा सवाल नहीं है, एक भी टाइप का जो शीट में ना हो। ठीक है दोस्त, मतलब मैं आपको इतना करवा देता हूं कि आप इसका भी रिवीजन कर लो तो भी आप सब कुछ जान जाओगे। सवाल नंबर 1, हाँ इसमें मैंने सीडीएस के भी लेटेस्ट क्वेश्चन डाल दिए हैं भाई। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगा रहा हूं कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चे तो नालायक हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। ये बताइएगा, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है और इसका एरिया है 24। यदि शॉर्टर साइड, छोटी साइड को आधा कर दिया जाए और बड़ी साइड को डबल कर दिया जाए तो नया हाइपोटेनस क्या होगा? ये सवाल है आपके सामने, ऑप्शन है। करिए दोस्तों। अब देखिए, क्या आपको देखते ही पता नहीं चल रहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस 10 है, एरिया 24 है? तो भाई ऐसा कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर होता है? तो आपके दिमाग में एक ही आएगा, सर 6, 8, 10। 6, 8, 10 हमारे दिमाग में तो यही आता है भाई। तो और एरिया क्या 24 हो रहा है? 6 8 48 का आधा, एरिया भी 24 हो रहा है। मेरा अजम्पशन एकदम सही है। ठीक है भाई, कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो लेग्स हैं वो 6 और 8 हैं। अब सवाल में क्या बोला है? सीडीएस का सवाल है। छोटी भुजा को आधा, यानी कि छोटी भुजा 6 को आधा कर दिया 3, और बड़ी साइड को डबल, ये 8 को डबल कर दिया मेरे दोस्तों 16। तो नया हाइपोटेनस क्या होगा? नया हाइपोटेनस हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, तो यानी कि √265, √265 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
तो ये सवाल है आपके ट्रिपलेट्स की नॉलेज पे कि आपको ट्रिपलेट्स याद है कि नहीं। जिसको ट्रिपलेट याद है वो ये सवाल हवा में उड़ा देगा। समझ में आ गया प्यारे भाई? किसी को कोई परेशानी तो नहीं इसमें? अदरवाइज आपको ए भी मान के करना होगा कि माना ये ए है बी है, एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाओ, वहां से दो इक्वेशन बनेंगी, दो वेरिएबल है, सॉल्व करो। वो बहुत टिपिकल है। समझ में आया? चलिए सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 2 नंबर, बताओ करो। बिल्कुल जा रहा आदित्य। What the perimeter of right angle triangle whose sides making 90 डिग्री आर 20√3 सेंटीमीटर एंड 15√3 सेंटीमीटर? क्या नहीं कर पाओगे? पूछा उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए जिसकी जो भुजाएं 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजाएं 20√3 और 15√3 है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी 90 डिग्री बनाने वाली साइड यानी कि लेग्स आपको दे रखे हैं, पूछा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना है बस। क्या आप नहीं कर सकते? आपको ट्रिपलेट नहीं दिखाई देता? 3 4 5, 3 4 5 का 5 गुना 15 20 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 15 20 25 √3 से यहां भी गुणा है, √3 से यहां भी गुणा है, तो यहां भी √3 से गुणा होगी। यानी कि जो हाइपोटेनस है वो क्या है? 25√3 है स्टूडेंट्स। तो परिमाप क्या आएगा? तीनों का सम 20 15 35 और 25 60। तो 60√3 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना? आसान सवाल है शुरुआत में। विश्वजीत अभी भी गलती कर रहे हो। ऐसे सवाल में गलती करोगे तो कैसे नौकरी ले लोगे बताओ? केवल ट्रिपलेट्स आपको पता होने चाहिए भाई। अगला करिए सवाल नंबर 3। ट्रिपलेट्स मैंने आपको लिखवा, कोई ऐसा बालक तो नहीं है जिसको ट्रिपलेट याद ना करे हो जिसने आज तक और पढ़ते आ रहा हो। सवालों में भी इतने बार हम यूज करते हैं 15 20 25 9 12 16 12 15 20। चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है भाई। अगला सवाल 3 नंबर। सवाल मेरे प्यारे भाई 2021 के प्री का लेटेस्ट पूछा हुआ सवाल है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री का है। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है। ए और बी मिड पॉइंट है पी क्यू और पी आर के। पी क्यू 16 है, क्यू आर 30 है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है। बोला है पी क्यू 16 और पी क्यू की जो लंबाई है 16 है, क्यू आर की जो लंबाई है वो 30 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद पी आर 34 है, हालांकि देने की जरूरत नहीं थी। 34 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है ना बच्चों, डबल हो रहा है। 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, उसका डबल। बोला है ए और बी मिड पॉइंट है पी क्यू और पी आर के। तो ए पी क्यू का मिड पॉइंट है, बी पी आर का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है बताइए ट्रपेजियम ए बी आर क्यू का परिमाप बताओ। भाई इस ट्रपेजियम का पेरीमीटर बताओ। ये भाई इसके पैरेलल हो जाएगा ना मिड पॉइंट थ्योरम से। ट्रपेजियम ए बी आर क्यू का पेरीमीटर परिमाप क्या होगा? इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता। आप जानते कि भाई ये 16 है तो आधा 8 हो जाएगा, ये 16 30 से 34 आधा 17 हो जाएगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा। ट्रपेजियम बोलते हैं भाई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें साइड का एक पेयर पैरेलल हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक है भाई, बस इसका पेरीमीटर निकालना है, चारों साइड का सम। कितना आसान सवाल पूछा है भाई। 15 और 30 45 और 17 8 25। 45 में 25 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों
70 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 70। चारों साइड को जोड़ लो 70 आंसर है। कुछ परेशानी है क्या सवाल में? हाँ भाई, बस सवाल इतना सा और बन सकता है कि आपसे ट्रेपेजियम का पेरीमीटर ना पूछ के, हो सकता है कि अगले साल आपसे पेरीमीटर ना पूछ के एरिया पूछ लिया जाए कि बताओ इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। एरिया इस ट्रेपेजियम ABRQ का एरिया पूछ लिया जाए, इतना सवाल बन जाएगा। तो आपको पता नहीं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होते हैं मेरे दोस्तों। इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 होगा। एरिया का रेशियो 1:3 आएगा सिमिलरिटी से। है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई पूरे राइट एंगल का एरिया क्या है? पूरे राइट एंगल का एरिया 4 यूनिट। सवाल में 4 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? राइट एंगल का एरिया क्या होता है? इन दोनों के प्रोडक्ट का आधा, 16 गुणा 30, 480 का आधा 240। 4 की वैल्यू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 60 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 60 गुना यानी कि 180, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपको अगले साल की शिफ्टों में दिखाई देगा ऐसा सवाल, ठीक है ना। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 4, ये बताओ इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में मेरे दोस्तों एंगल डी 90 डिग्री का है। आपके सामने जो है चित्र दिया गया, इसमें ये जो एंगल डी है ये 90 डिग्री का है। बोला ए बी की जो लंबाई है 16 है, BC 12, ए बी 16 है, BC 12 है और CA 6 है। तो आपसे पूछा है CD की लंबाई क्या होगी? CD की करो, और आंसर के ऑप्शन भी फ्रैक्शन में यानी कि ट्रिपलेट सेट नहीं है, डेसिमल में होगा। करिए मेरे प्यारे भाई। CD को मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लिया, x। अब बताओ जल्दी से, CD की लंबाई आपको निकालनी। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपको यहां पे कोई थ्योरम नहीं लगनी, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगेगी, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ADC और बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ADB। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये AD कॉमन है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में AD कॉमन है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो पाइथागोरस लगा दो छोटे वाले राइट एंगल में। भाई AD का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू, जबकि बड़े वाले राइट एंगल में क्या आएगा मेरे दोस्तों? है भाई, ये देखिएगा, ये AD का स्क्वायर ये 16 है, ये कितना है? 12 प्लस x बराबर 16 स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। ये पूरी साइड 12 प्लस एक्स हो जाएगी ना, 16 है 12 प्लस एक्स है, तो AD का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है, इसको इधर ले आओ। तो 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर इधर आ जाएगा, 16 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। बोलो बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हम ये बात अच्छे से समझ गए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 12 प्लस 2x, और ए माइनस बी का मतलब मेरे दोस्तों 12, इसमें से घटाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, 16 6 22, और ए माइनस बी का मतलब 10। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। ठीक है ना। 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 3, और 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 55, 55। ठीक है ना, 220/4। तो यहां से मेरे दोस्तों जब गुणा करेंगे 12 तिया 36, 36 प्लस 6x, तो यानी कि 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई 3 दूनी 6x हो गया, ये 12 तिया 36, तो 55 में से जब आप 36 घटाओगे कितना बचेगा? 19। तो 6x 19 आ गया, x की वैल्यू आ गई यहां से 19/6। ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कोई परेशानी है इसमें एक भी पैसे की?
अरे बोलो। आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाई कि यहां पे एक्स वाई मान के घटा देंगे, लेकिन आसान है दोस्तों, ठीक है ना। यहां पे एडी कॉमन था तो एडी का स्क्वायर दोनों राइट एंगल से निकाल लिया, पाइथागोरस। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यहां पे 16 6 22 और 16 माइनस 6 10, सिंप्लीफाई करा तो एक्स की वैल्यू 19/6। इनकी जब गुणा करूंगा 12 3 36 आएगा, और 55 माइनस 36 कितना हो जाएगा 19, और 6x, तो x की वैल्यू 19/6। आसान है, हाँ जी आसान है। एक सवाल और करेंगे दोस्तों यहां से, सवाल है आपके सामने 5 नंबर, करो। सवाल है, ये भी सीडीएस के एग्जाम का सवाल है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 8450 स्क्वायर यूनिट्स और द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। बोला एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 है, इसके कर्ण की लंबाई। कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। जैसे भाई मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी साइड है एबीसी, जहां ये सी हाइपोटेनस है, मैंने सी को हाइपोटेनस मान लिया। हाइपोटेनस क्या मान लिया मैंने, सी मान लिया, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के स्क्वायर का सम, भुजाओं के वर्गों का योगफल, भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 है, हाइपोटेनस पूछा है। तो क्या आपको समझनी है पाइथागोरस से कि भाई ये सी अगर हाइपोटेनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी सी स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2c का स्क्वायर 8450 से सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 42 25 4225। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो सी की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनस 65, इसका अंडर रूट लेंगे 65 ही तो होता है 65, 6 7 42, 5 का स्क्वायर 25, 6 7 42, तो 4225 इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 65 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 65 यूनिट हाइपोटेनस। समझ में? बिल्कुल प्री लेवल के सवाल, इससे कम सवालों को उम्मीद बिल्कुल मत करो किसी भी एग्जाम में आज के जमाने में। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, करो। सवाल नंबर है आपके सामने 6, बताइएगा। The length of side of a right angle triangle are consecutive even integer. What is the product of these integers? सवाल में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो क्रमागत सम पूर्णांक है, इनके इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में केवल एक ही ट्रिपलेट ऐसा है, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का सेट्स ऐसा है जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो 3 4 5। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसके अलावा दुनिया में कोई भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में भी लगातार संख्या, इसके अलावा कोई भी नहीं है जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हो और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हो। लेकिन सवाल में बोला है कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। इवन कैसे बनेगा, 2 से गुणा करेंगे 6 8 10, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल, यानी कि यही 6 8 10 ही एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जिसकी तीनों साइड्स लगातार इवन संख्याएं हैं। इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 6 गुणा 8 गुणा 10 यानी कि 480। डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज है। समझ में? केवल रट लेने से बात नहीं चलेगी। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। चलो तो आज जो है हम यहीं तक छोड़ते हैं मेरे प्यारे, बाकी जो है कल की क्लास में करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये शीट्स में अपलोड करवा दूंगा, 100 सवाल है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, चलो बाय।